हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चैप्टर वाइज सभी डेरिवेशन की क्लासें लगातार प्रोवाइड की जा रही हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 तक की जितने भी डेरिवेशन थे क्रम से सारी डेरिवेशन की क्लासों को प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपका कोई भी डेरिवेशन की क्लास छूट गई हो या कोई डेरिवेशन अच्छे तरीके से ना आता हो तो आप सभी लोगों को उन क्लासों को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया जा रहा है। उस पर जब आप टच करोगे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों को चैप्टर वाइज जितने भी डेरिवेशन है क्रम से उनको मैंने बताया है। तो कोई भी डेरिवेशन आपका छूटा हो तो वहाँ से उस क्लास को आप करके उस प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। आज की क्लास में हम आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके समक्ष लिया है। इसमें हमें क्या स्थापित करना है? संबंध स्थापित करना है। किसके किसके बीच? सेल के टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के बीच हमें क्या स्थापित करना है? संबंध स्थापित करना है। बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न को भी बहुत कठिन मानते हैं। अभी देखना कितना मैं यहाँ पर हलवा इस प्रश्न को कर दूंगा। बस आप थोड़ा सा वक्त दीजिए हमें, बस ठीक है। आपके थोड़े से समय की हमें ज़रूरत है और आप सभी लोगों को मैं अच्छे तरीके से पूरी बातें यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें हैं। एक है सेल का वैद्युत वाहक बल, एक है टर्मिनल विभवांतर और एक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इन तीनों में संबंध स्थापित करने से पहले इन तीनों चीज़ों के बारे में हम शॉर्ट में जान लेते हैं। शॉर्ट में क्या, इतना तो बता ही देंगे कि आप सभी लोग अगर उतना बोर्ड एग्जाम में लिख देते हो तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेंगे कि सेल का जो वैद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है। देखिए सेल के वैद्युत वाहक बल को हम E से लिखते हैं और E बराबर होता है W/Q। क्या होता है भाई? सूत्र होता है E बराबर W/Q। बस हम इसी सूत्र से ही परिभाषा भी निकाल के आपको बताएंगे। कोई भी परिभाषा रटना आपको नहीं, केवल समझ कर याद करना है। यहाँ पर देखिए जो सेल का वैद्युत वाहक बल है वो E है। E बराबर W/Q होता है। Q आवेश है, आवेश को हम 1 मानेंगे और 1 को फिजिक्स की भाषा में पढ़ते हैं एकांक। तो इसकी परिभाषा कुछ हम ऐसे कहेंगे कि एकांक आवेश को, मैंने एकांक किसको माना? आवेश को माना। तो बोलेंगे एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, W क्या है? ऊर्जा को क्या बोलते हैं? सेल का वैद्युत वाहक बल बोलते हैं। अगेन सुनिएगा, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, या आप बोल सकते हो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, कहाँ प्रवाहित करने में? परिपथ में। सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाती है। क्लियर हुई? अब बात की नहीं क्लियर हुई? फिर से बोल रहा हूँ, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल बोलते हैं। सेल के वैद्युत वाहक बल को E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर W/Q होता है। W का मात्रक की बात करें तो जूल होता है और यहाँ पर Q के यानी Q आवेश है, आवेश की मात्रक की बात करें तो कूलाम होता है। तो जो आपका सेल का वैद्युत वाहक बल है उसका मात्रक बन गया जूल प्रति कूलाम। इसका दूसरा मात्रक होता है वोल्ट भी। ठीक है, सेल के वैद्युत वाहक बल का दूसरा मात्रक वोल्ट भी होता था। दोनों मात्रक याद रखिएगा। और सेल के वैद्युत वाहक बल से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ। इस बात को आप याद रखिएगा, अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए कि किसी भी सेल का जो वैद्युत वाहक बल होता है, वैद्युत वाहक बल जो E होता है वो सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से, ध्यान दीजिएगा, सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर दिष्ट होता है। क्या कहोगे कि किसी सेल का जो वैद्युत वाहक बल होता है वो सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर क्या होता है भाई? दिष्ट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप कहीं पर अपनी किताब पर नोट कर लीजिएगा। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सेल का वैद्युत वाहक बल आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे टर्मिनल विभवांतर की ओर। ठीक है, सबसे पहले इन तीनों चीज़ों के बारे में जान तो लें, तभी तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा। अब टर्मिनल विभवांतर में E के स्थान पर V लिख देना है, बाकी W के स्थान पर W' लिख दीजिए और यहाँ पर Q लिख दीजिए। फार्मूला भी वही और परिभाषा भी बिल्कुल सेम ही बनाएंगे। यहाँ पर एक वर्ड याद रखिएगा, 2 बिंदुओं के बीच। ठीक है, एक वर्ड क्या, 2-3 शब्द हैं, इनको आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा। बस 2 बिंदुओं के बीच। अभी देखना बिल्कुल वैसे ही परिभाषा बनाएंगे। यहाँ पर भी Q है, Q को हम 1 मानेंगे और 1 को फिजिक्स की भाषा में पढ़ते हैं भाई एकांक। तो हम कहेंगे किसी वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में
किए गए कार्य को, W क्या है यहाँ पर कार्य, W डैश क्या है कार्य, प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। एक बार अगेन ध्यान से सुनिए, किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच हम टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। टर्मिनल विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम होता है, मात्रक दोनों का सेम ही होता है। तो बताइए परिभाषा में कोई दिक्कत? एक बार और सुनिए, किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं भाई? सेल का टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं या उन दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। टर्मिनल विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। टर्मिनल विभवांतर को किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है भाई? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। टर्मिनल विभवांतर को वोल्ट मीटर नामक उपकरण से मापा जाता है और वोल्ट मीटर को वैद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अभी जब रिलेशन स्थापित करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे तो आप सभी लोग जान जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, इसलिए इसका मात्रक भी क्या होता है? ओम होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर चलिए आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा जान लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एकदम कहानी के तरीके से आप बताओगे कि जब किसी सेल की प्लेटों को, सेल के दो ध्रुव होते हैं, ठीक है, तो जब किसी सेल की प्लेटों को हम तार से संबंधित कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे मैंने संबंधित कर दिया, तार से संबंधित कर दिया, तो जो इस तार में वैद्युत धारा होती है वो धन प्लेट से, ध्यान दीजिएगा, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर प्रवाहित होती है। जब हम वैद्युत सेल की प्लेटों को तार से संबंधित कर देते हैं तो तार में वैद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, जबकि इस सेल के भीतर ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर प्रवाहित होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, सेल के भीतर जो वैद्युत धारा है वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर प्रवाहित होती है। तो जिस प्रकार ये तार क्या करता है? वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है, उसी प्रकार सेल का घोल भी क्या करता है? वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। और आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एक बार और सुनिए, आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि जब किसी सेल की प्लेटों को हम एक तार से संबंधित करते हैं, जोड़ देते हैं, तो तार में जो वैद्युत धारा है वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, जबकि सेल के घोल में या सेल के भीतर जो वैद्युत धारा होती है वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर प्रवाहित होती है। तो जिस प्रकार तार वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है, प्रतिरोध लगाता है, उसी प्रकार सेल का घोल भी क्या होता है? वैद्युत धारा के बीच अवरोध लगाता है। आवेश प्रवाह में, जैसे मैंने बताया भी आपको कि जो तार होता है वो वैद्युत धारा के मार्ग में जैसे प्रतिरोध लगाता है, अवरोध लगाता है, उसी प्रकार सेल का घोल भी है वो धारा के मार्ग में क्या लगाता है? अवरोध लगाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का मतलब है होता है अवरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध कहाँ लगता है? आंतरिक प्रतिरोध लगता है सेल के भीतर लगता है, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है भाई? ओम होता है। तो चलिए, मैंने तीनों के बारे में आपको बता दिया। अब चलिए इसका हम निगमन कराते हैं बहुत ही कम समय में, मात्र 10 मिनट के अंदर। यहाँ पर आप लोगों को इन तीनों के बीच हम आप लोगों को संबंध ज्ञात करना बताएंगे। तो संबंध ज्ञात करने से पहले देखिए, दो बातें मेरी जान लीजिए। पहली बात आप ये जान लीजिए, एक उपकरण होता है अमीटर, एक उपकरण होता है वोल्ट मीटर। इससे संबंधित कई प्रश्न आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमीटर क्या है? अमीटर से किसी वैद्युत परिपथ के बीच हम वैद्युत धारा को मापते हैं। अमीटर से क्या किया जाता है? वैद्युत धारा को मापा जाता है और अमीटर वैद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? वोल्ट मीटर से हम टर्मिनल विभवांतर मापते हैं या विभवांतर को भी मापते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर जो है वो वैद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को वैद्युत परिपथ के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, जबकि अमीटर को वैद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अमीटर से वैद्युत धारा को मापा जाता है, वोल्ट मीटर से आपको क्या मापा जाता है? विभवांतर को मापा जाता है। अब चलिए यहाँ पर तीनों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हम एक फिगर यहाँ पर बनाएंगे। फिगर को ध्यान से भाई समझिएगा। देखिए, यहाँ पर हम एक वैद्युत सेल ले लेते हैं, ठीक। वैद्युत सेल का जो वैद्युत वाहक बल है वो E है, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल r है, ध्यान दीजिएगा।
इस वैद्युत सेल के श्रेणी क्रम संयोजन में या श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, एक अमीटर जोड़ देते हैं, साथ में एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं, बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से लिखते हैं, और इसके श्रेणी क्रम संयोजन में हम एक कुंजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कुंजी लगा देते हैं। इस प्रकार हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। बताइए पहले फिगर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? थोड़ा सा इस लाइन को हम सीधा कर देते हैं ऐसे, ठीक। आप क्या कहोगे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऐसे, ठीक है। अब इस फिगर को समझिए। मैंने क्या किया, मैंने एक सेल लिया, ठीक है। सेल का वैद्युत वाहक बल कैपिटल ई है, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, और इसके श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने एक अमीटर, एक वैद्युत वाहक एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर और एक कुंजी के को श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने संयोजित कर दिया है या जोड़ दिया है। अभी ये कुंजी जो है ये खुली है, तो इसमें जो वैद्युत धारा का प्रवाह है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब इस कुंजी को हम यहाँ पर बंद करेंगे, कुंजी को लगाएंगे, तो इस परिपथ में वैद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा, यानी वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लगेगी। तो वो तो बात की बात है। सबसे पहले यहाँ पर दो बातें और जान लीजिए। एक बात तो ये कि श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो R बराबर R1 प्लस R2 होता है, सभी को पता है। तो यहाँ पर अगर इस वैद्युत परिपथ में देखें तो जो बाह्य प्रतिरोध है और जो आंतरिक प्रतिरोध है ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे, देखिए इसका जो पहला सिरा है सेल का जो पहला सिरा है, या मतलब बोल सकते हो कि सेल या बैटरी का जो पहला ध्रुव है वो आया है अमीटर के एक ध्रुव से संबंधित है, और अमीटर का जो दूसरा सिरा है वो बाह्य प्रतिरोध के पहले सिरे से, और बाह्य प्रतिरोध का दूसरा सिरा कुंजी के पहले सिरे से, और कुंजी का दूसरा सिरा फिर यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध के एक सिरे से, और आंतरिक प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे ध्रुव से क्या है भाई, जुड़ा है। इस प्रकार के क्रम को हम क्या बोलते हैं भाई, इस प्रकार के क्रम को हम श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। इसका मतलब ये तीनों उपकरण जो हैं वो श्रेणी क्रम संयोजन में है। अब मैंने अभी एक बात आप लोगों को और बताई, क्या बताई, कि जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर भी लगाएंगे क्योंकि टर्मिनल विभवांतर है, और टर्मिनल विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। तो इसके समांतर क्रम संयोजन में मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है समांतर क्रम में, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने देखा कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर है, वो क्या है भाई, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का जो कुल प्रतिरोध आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक है आपका बाह्य प्रतिरोध और एक है आपका आंतरिक प्रतिरोध। चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में है इसलिए कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा कुल प्रतिरोध। उसके बाद यहाँ पर अभी देखिए, अभी कुंजी आपकी खुली है, इसके बीच में वायु है, और वायु क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। जब कुंजी को लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तार इससे कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कुंजी को लगाने पर यहाँ पर तार क्या हो जाएगा भाई, कनेक्ट हो जाएगा, और फिर इसमें क्या होगी भाई, धारा प्रवाहित होने लगेगी। क्या प्रवाहित होने लगेगी भाई, वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कुंजी को लगाने पर, कुंजी के को परिपथ में लगाने पर, या कुंजी के को लगाने पर परिपथ में धारा या प्रवाहित धारा लिख लीजिएगा। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा I बराबर, देखिएगा I बराबर आपका हो जाएगा सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये I बराबर सेल का वैद्युत वाहक बल कितना है, कैपिटल E, सेल का कुल प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये कहाँ से लिखा गया है, ओम के नियम में I बराबर V अपान R पढ़ा है। अब V के स्थान पर यहाँ पर सेल के वैद्युत वाहक बल को लिख दिया गया है, बस, ठीक है ना। कुल प्रतिरोध आपका जितना है वो मैंने लिख दिया। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पर इसका हम गुणा करेंगे, कैंची गुणा करेंगे। तो I क्या गुणा हो जाएगा R से, तो आई आर हो जाएगा। I क्या गुणा हो जाएगा स्मॉल r से, तो ये स्मॉल आई आर हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा कैपिटल E। यहाँ पर इस आई आर को रोकेंगे और E और इस आई आर को उधर भेजेंगे तो माइनस का आई आर हो जाएगा।
इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई? समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुंजी को जब लगाया तो कुंजी को लगाने पर इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये बाह्य प्रतिरोध है इसके 2 सिरे हैं, ठीक है, तो इसके 2 बिंदुओं के बीच हम क्या निकालेंगे? विभवांतर निकालेंगे। और 2 बिंदुओं के बीच जो हम विभवांतर निकालते हैं उसे हम टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। तो यहाँ पर अब क्या निकालेंगे? अगली लाइन में लिखेंगे कि बाह्य प्रतिरोध के 2 बिंदुओं के बीच क्या निकालेंगे भाई? टर्मिनल विभवांतर निकालेंगे। तो अगली लाइन लिखेंगे कि बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो ओम के नियम से V बराबर कितना हो जाएगा? IR। बाह्य प्रतिरोध कितना है? कैपिटल R है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से आप देख रहे हो V बराबर IR आया है, तो समीकरण 1 में IR के स्थान पर V लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में IR का मान रखने पर, क्या रखने पर भाई? मान रखने पर, मान रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर IR किसके बराबर? V के, तो यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा V बराबर E माइनस का I इंटू में स्मॉल r। यहाँ पर देखिए V क्या है? 2 बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर। E क्या है? सेल का वैद्युत वाहक बल। R क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इन्हीं तीनों के बीच संबंध स्थापित करना था, जो कि आपका स्थापित हो चुका है। लेकिन प्रश्न में कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वैद्युत परिपथ के बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो इतना आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी बता देते हैं, उसी वक्त वो भी रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हेडिंग हम आपको लगा के बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि बाह्य प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से लिख देते हैं, में संबंध, बाह्य प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोध में अगर संबंध पूछा जाए तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए इतना करने के बाद आपको IR को इधर लाना पड़ेगा। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिएगा। यहाँ पर लिखोगे समीकरण 3 से क्या करेंगे? हम इस IR को इधर लाएंगे और ये हो जाएगा E माइनस का V। बताइए कोई आपत्ति? सभी लोग इतना कर लोगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इधर बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसको आगे हल कराते हैं, ठीक है ना। इसको देखिए ये IR है, यहाँ पर हम स्मॉल r को रोक लेंगे, I उधर जाएगा तो ये जब इस पक्ष में आएगा तो ये बटे में आ जाएगा I, और ब्रैकेट में लिख देंगे E माइनस का V। दिखाई पड़ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखिए R हो गया, R बराबर 1/I। इस E में हम क्या करेंगे? V से गुणा कर देंगे और V से भाग कर देंगे और माइनस ये V हो गया। मैंने गुणा भाग किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो R बराबर हो जाएगा, देखिए V बाहर निकाल लिए तो V अपान कितना हो जाएगा? I। मैंने मतलब V कॉमन ले लिया दोनों में, तो ये बचा E अपान V और माइनस का 1। ऊपर अंश में मैंने V कॉमन लिया है तो V बाहर आ गया। और यहाँ पर समीकरण अगर 2 से देखें, समीकरण 2 में V किसके बराबर है? IR के। मतलब यहाँ से अगर हम मान निकाले V अपान I का, देखो I बटे में जाएगा तो ये किसके बराबर आएगा? R की। तो समीकरण 2 से अगर देखें तो V अपान I किसके बराबर? R है। तो V अपान I के स्थान पर R रख देंगे, तब यहाँ से आपको मिल जाएगा स्मॉल r इक्वल टू V अपान I के स्थान पर कैपिटल R और ब्रैकेट में E माइनस का V और E बटे में V माइनस का 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रिलेशन निकल के आया है स्मॉल r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट में कैपिटल E बटे में कैपिटल V माइनस का 1। इसमें आप रिलेशन में देख सकते हो स्मॉल r क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। कैपिटल R क्या है? सेल का बाह्य प्रतिरोध। E क्या है? सेल का वैद्युत वाहक बल। V क्या है? टर्मिनल विभवांतर। तो इस प्रकार आपने देखा कि आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध के बीच भी संबंध यहीं से निकाला गया है। तो अब आप लोगों को बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध में भी संबंध ज्ञात करना आ गया, और साथ ही में सेल का वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध निकालना भी आ गया। सबसे आसान मैंने कर दिया, अब इससे आसान आपको नहीं मिलने वाला। कोई आपत्ति हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपत्ति का मतलब कोई भी आपकी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के डेरिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।